आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की ये वीडियो इस अध्याय पर पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवर्तनांक क्या है, अपवर्तन क्या है। तो इस विषय में गाइस आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस हम लोग पहले ही परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, तो ये समझ लिए थे। तो गाइस अब इस वीडियो से गाइस हम लोग अपवर्तन के विषय में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन में काफ़ी कुछ पढ़ा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो ये सब के विषय में गाइस हम लोग प्रकाश का परावर्तन में पढ़े थे। तो गाइस प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो ये सब के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि अपवर्तन क्या है, किसको अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे कि मान लेते हैं ये कांच है, कांच। तो गाइस देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश का किरण गैस इसमें पड़ता है तो कुछ किरण तो गैस परावर्तित हो जाता है, आपतित किरण गैस परावर्तित हो जाता है। और गैस कुछ किरण क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पर मान ले तो और एक किरण पड़ा गैस, और ये किरण गैस क्या हो जाएगा, इसमें गैस घुस जाता है, इस कांच में घुस जाता है। तो इसको गैस हम लोग अपवर्तन कहते हैं, इसी परिघटना को। तो देखिए गाइस, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो गाइस पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच हो गया, फिर गाइस पानी हो गया, तो ये सब पारदर्शी माध्यम है जहाँ से गाइस प्रकाश आर पार जा सकता है। और गाइस अपारदर्शी माध्यम जैसे गाइस लकड़ी हो गया, जिससे गाइस प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, भेद नहीं सकता प्रकाश उस पदार्थ को, तो उसी को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी माध्यम वो माध्यम जहाँ से गाइस अगर प्रकाश गुजरेगा तो वो भेद कर दूसरे तरफ जा सकता है। फिर देखिए गाइस, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी संचरण की दिशा में परिवर्तन आता है, तो इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। तो गाइस ये अपवर्तन का डेफिनेशन है। तो देखिए गाइस यहाँ पर एक बड़ा सा चित्र बनाया गया है। देखिए ये कांच है, और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइस प्रकाश आपतित हो रहा है, फिर गाइस ये अपवर्तित हो गया, अपवर्तित मतलब गैस उस कांच में घुस गया, फिर गैस इस कांच में घुसकर फिर से वायु में निकल गया। देखिए नीचे, फिर से गैस ये वायु में निकल गया, तो इसको गैस अपवर्तन कहते हैं। तो गैस देखिए यहाँ से जो लाइट है, तो वो गैस जो प्रकाश है गैस, तो वो आपतित हुआ, फिर गैस प्रकाश का किरण थोड़ा झुक गया कांच में, फिर गैस कांच से जब वायु में फिर से गया, तो उस स्थिति में देखिए कांच से जब वायु में गया फिर से गैस ये थोड़ा फैल गया, ये प्रकाश अभिलंब, देखिए ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो गैस इसके विषय में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फिर दूसरा डेफिनेशन अपवर्तन का। देखिए प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या है, फिर गाइस इस चैप्टर का लास्ट में गाइस हम लोग फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, और गाइस तब गाइस हम लोग को बहुत अच्छा प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले पढ़ते हैं अपवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम, तो पहला तो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखिए गाइस इसका पहला नियम क्या बोलता है, ये मान लेते फिर कांच है गाइस, और देखिए ये कांच है, और यहाँ से गाइस कोई भी प्रकाश का किरण आया, फिर ये इस कांच में घुस गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभिलंब बना देंगे, कलर चेंज करते हैं।
तो देखिए गैस जो ब्लू कलर का है तो ये अभिलंब है। तो देखिए ये है आपतित किरण, और गैस ये वाला जो किरण है तो ये अपवर्तित किरण है जो कांच के अंदर घुसा। तो ये क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और गैस जो ब्लू कलर का है तो ये है अभिलंब, और यहाँ पर आपतन बिंदु है जहाँ पर गैस आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में गैस क्या है? आपतन बिंदु है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है? ये अभिलंब, ये आपतित किरण और गैस ये अपवर्तित किरण सब एक ही तल में है, एक ही सतह पर है। ये क्या है? कांच का ये सतह है। कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर से दर्शा रहे। देखिए ये कांच का सतह है और इसी सतह पर ये अभिलंब भी है, ये आपतित किरण भी है और अपवर्तित किरण भी टच में है। तो यही गाइस पहला नियम बताया गया है। फिर गैस दूसरा नियम, तो दो नियम होते हैं अपवर्तन का भी परावर्तन के जैसे ही। तो दूसरा नियम देखिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण ज्या तथा अपवर्तन कोण ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो गैस इसका क्या मतलब है? वही गैस कांच का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए जो प्रकाश है गाइस, तो यहाँ पर मान लेते कि जो प्रकाश है तो वो वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो गैस उस स्थिति में देखिए यहाँ पर बना देंगे, तो गैस ये बन गया। अभी अभिलंब बनाते हैं। तो गैस देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है तो उसको हम लोग वही आपतन कोण कहेंगे। और गाइस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण जो कोण बनता है तो उसको हम लोग अपवर्तन 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 कोण कहते हैं। तो गाइस देखिए ये दूसरा नंबर वाला नियम के अनुसार क्या बताता है? साइन आई बटा साइन आर। तो इसका जो मान होगा तो ये बराबर में एक स्थिरांक होगा, स्थिर होगा इसका मान। तो ये बताया गया है। तो देखिए गाइस साइन आई बटा साइन आर, तो ये क्या है? ये स्थिरांक है। फिर देखिए स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के सापेक्ष अवर्तनांक कहते हैं। तो गाइस इस स्थिरांक को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम, मतलब माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या फिर गाइस आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं इस स्थिरांक को हम लोग अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो देखिए अभी अपवर्तनांक के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए विभिन्न माध्यम में प्रकाश अलग अलग चाल से गति करती है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल कैसा होता है। तो देखिए हम लोग तीन माध्यम लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गाइस इसको मान लेते हैं ठोस है, फिर गाइस ये इसको मान लेते हैं द्रव है, और ये गैस है। तो देखिए गाइस गैस में आ जाएगा वायु, आ जाएगा इसमें वायु आ जाएगा। इसमें गाइस हम लोग पानी या फिर केरोसिन वगैरह वो सब ले सकते हैं। और ठोस में क्या ले लेंगे? कांच ले लेंगे। तो देखिए गाइस प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? वायु में होगा, गैस में। क्योंकि गैस जो गैस का कण होता है तो वो काफ़ी दूर दूर रहता है, तो काफ़ी दूर दूर रहता है गैस, तो प्रकाश को इजीली वो गति कर सकता है प्रकाश वायु में। जबकि गैस पानी में अगर देखते हैं तो पानी में गैस की अपेक्षा क्या होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द्रव में गैस की अपेक्षा कण काफ़ी सामने सामने रहता है, तो प्रकाश को उतना जगह नहीं मिल पाता है गति करने के लिए। और कांच में तो और ज़्यादा कण सामने सामने रहता है। तो इस कारण गाइस देखिए सबसे ज़्यादा ऐसे लिख देते हैं प्रकाश का चाल, तो सबसे ज़्यादा गैस में होगा। गैस मतलब गाइस वही वायु में हो जाएगा, फिर द्रव में होगा पानी वगैरह, और फिर दूसरा हो जाएगा ठोस में कांच। तो सबसे कम
प्रकाश का चाल, प्रकाश काफ़ी धीमा चलेगा ठोस में, फिर द्रव में, और सबसे जल्दी चलेगा, तेज चलेगा गैस में। और गाइस गैस के अलावा भी प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज चलता है निर्वात में, जहाँ पर गाइस वायु वगैरह कुछ उपस्थित ना हो, तो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज चलता है निर्वात में, फिर गैस वायु में चलता है, और फिर द्रव में, और फिर गैस ठोस में। तो देखिए अपवर्तनांक तो वही बताया गया गैस विभिन्न माध्यम है। जैसे गैस अगर हम लोग कांच ले लेते हैं और दूसरा गैस मान लेते हैं पानी ले लेंगे, तो गैस दोनों में प्रकाश का चाल अलग अलग रहेगा। कांच में इजीली गति कर सकेगा प्रकाश, जबकि गैस पानी में इजीली गति कर सकेगा प्रकाश, जबकि गैस कांच में उतना जल्दी गति नहीं कर पाएगा प्रकाश। फिर देखिए निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो गैस चाल का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और देखिए ये इसका मान है निर्वात में प्रकाश का चाल, तो ये 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए अपवर्तनांक का मान प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो गैस जो अपवर्तनांक होता है, जो वो स्थिरांक था साइन आई बटा साइन आर, तो ये स्थिरांक, या फिर इसको गैस बराबर में अपवर्तनांक ऐसे भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक। तो गैस देखिए जो अपवर्तनांक होता है तो वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो देखिए वो माध्यम जहाँ पर गैस प्रकाश का चाल सबसे कम होता है, जैसे क्या है ठोस, और ठोस में गैस हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कांच का। तो कांच में गैस अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। देखिए ये दोनों में क्या संबंध है, अपवर्तनांक गैस व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश का चाल का। तो और गैस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर गैस हम लोग प्रकाश का चाल को बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा, और गैस अगर हम लोग अपवर्तनांक को बढ़ाएंगे तो प्रकाश का चाल घट जाएगा। तो गैस इससे पता चलता है अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक, तो गैस ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठोस का, फिर गैस होगा द्रव का, फिर वायु या फिर गैस लिख सकते हैं। तो और गैस जो प्रकाश का चाल था तो वो सबसे ज़्यादा गैस का था, फिर द्रव का था, फिर ठोस का था, जबकि गैस अपवर्तनांक ठीक प्रकाश का चाल का विपरीत है। तो गैस जब देखिए हम लोग वायु को मान लेते हैं माध्यम 1 है, और गैस कांच को मान लेते हैं माध्यम 2 है। तो गैस जब प्रकाश माध्यम 1 मतलब गैस वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में क्या हमें देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा गैस, तो उसको हम लोग n और फिर नीचे में लिख देंगे 2 1। तो गैस ऐसे दर्शा सकते हैं। और गैस इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो गैस ये कब ऐसे दर्शाना है, जब गैस प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए n2 1 इसका मतलब होता है n2 बटा n1। और गाइस इसका भी मतलब वही होता है कि जो प्रकाश है तो वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है। फिर देखिए गाइस हम लोग n21 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग n21 को ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 बटा, अच्छा म्यू नहीं, यहाँ पर v1 बटा v2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस v1 बटा v2, तो v1 का मतलब माध्यम 1 में प्रकाश का चाल क्या है, और v2 मतलब गाइस माध्यम 2 में प्रकाश का क्या चाल है। तो देखिए ये पूरी कैसे हो जा रहा है। तो n21 गाइस जब गाइस जो प्रकाश है तो वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो, तो उसको हम लोग n21 ऐसे लिखते हैं।
तो ये बराबर में होता है N2 बटा N1। देखिए 2 पहले है तो 2 लिखेंगे पहले, फिर गाइस 1 है तो 1 लिखेंगे, और ये बराबर में हो जाएगा गाइस V1 बटा V2। तो देखिए इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो गाइस हमें पता है जो अपवर्तनांक होता है, या फिर बोल सकते हैं जो प्रकाश का चाल होता है, तो गाइस वो अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए N2 यहाँ पर ऊपर में है और दूसरी तरफ जो गाइस चाल है माध्यम 2 का, तो वो उस नीचे में है। तो देखिए इससे पता चलता है ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए N2 व्युत्क्रमानुपाती V2 1/V2। तो गाइस ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये पूरा रिलेशन होता है, संबंध होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर्मूला होता है। और ये क्या है गाइस, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, और ये है माध्यम 2 में प्रकाश का चाल। ठीक गाइस, उसी प्रकार देखिए जब देखिए यहाँ पर तो गाइस वायु में से जो प्रकाश है तो वो कांच में आ गया, फिर गाइस कांच में से वायु में प्रकाश जाएगा, तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उस स्थिति को हम लोग कहेंगे, उस स्थिति में गाइस माध्यम 2 से फिर से गाइस माध्यम 1 में प्रकाश चल जा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे N12। इसका मतलब गाइस माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रकाश जा रहा है, और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं 1 2, तो इसको लिख सकते हैं N1 बटा N2। और फिर गैस इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले में N1 है तो इस कारण यहाँ पर V2 हो जाएगा पहले में, और यहाँ पर N2 है तो V1 हो जाएगा। तो देखिए दूसरा स्थिति के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अपवर्तनांक को। तो गाइस दूसरा स्थिति में क्या है, माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रकाश जा रहा है। तो देखिए गाइस वही लिखा गया है यहाँ पर। तो गाइस अब पढ़ते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब होता है। तो देखिए यदि माध्यम 1 निर्वात हो और निर्वात या फिर वायु हो फिर और माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष मानी जाती हो, तो ये माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो गाइस इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोग वही माध्यम मानते हैं, और गाइस अभी मानते हैं वही पहले जैसे ही, जो प्रकाश है गाइस तो वो वायु से किसी दूसरे ठोस या फिर द्रव में घुस रहा है। तो गाइस उस स्थिति में देखिए माध्यम एक है ये, और ये माध्यम 2 है, माध्यम 2। तो गाइस इसमें बता रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक होने के लिए जो माध्यम 1 होगा, तो गाइस माध्यम 1 में या तो वायु हो या फिर गैस निर्वात हो, तो उस स्थिति को ही हम लोग जो अपवर्तनांक निकालेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो उस अपवर्तनांक को गैस हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है तो उसको हम लोग सिंपल में अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, और इसको गैस n और फिर नीचे में गैस n सफिक्स m से दर्शाते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश का चाल गैस भी है, तो अपवर्तनांक हो जाएगा। तो मान लेते गैस जो प्रकाश का चाल निर्वात या फिर वायु में है तो वो c है, और प्रकाश का चाल ऐसे माध्यम में वो भी है। तो देखिए फिर से वही माध्यम मानते हैं, तो वायु से गैस प्रकाश आ रहा है और गैस किसी माध्यम में जा रहा है, तो और ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है क्या, प्रकाश। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं N21 ऐसे लिखेंगे, N1 बटा N2 ऐसे लिखेंगे। और गैस यहाँ पर क्या होगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, माध्यम 1 में, अच्छा इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया ना,
N2/N1, ठीक, क्योंकि N2 पहले है। और यहाँ पर लिखेंगे गाइस माध्यम 1 में प्रकाश का चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश का चाल, ऐसे लिखेंगे। तो गाइस माध्यम 1 हम लोगों ने लिया है, क्या लिया गाइस, माध्यम 1 हम लोगों ने वायु या फिर निर्वात लिया। और गाइस हम लोग मान लिए है जो प्रकाश का चाल वायु में है, वायु में प्रकाश का चाल c है, तो इस कारण गाइस ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, c। माध्यम 1 का निकाल रहे हैं और माध्यम 2 का गाइस, माध्यम 2 का प्रकाश का चाल मान लेते भी है, तो नीचे में भी लिख देंगे। तो इस प्रकार गाइस इसका स्थिति ऐसा बन गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है Nm बराबर में c/v, जहाँ पर गाइस c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश का चाल। तो गाइस ये बस निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाने के लिए कहा गया है और माना गया है। फिर देखिए इस निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपवर्तनांक भी कहते हैं। और गैस जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो गैस यहाँ पर जल का अपवर्तनांक का क्या मतलब है, तो गैस देखिए यहाँ पर जल का अपवर्तनांक का मतलब होता है, यहाँ मान लेते पानी है और गैस वायु से जो प्रकाश है तो गैस वो पानी में जा रहा है। देखिए वायु से प्रकाश पानी में आपतित हुआ और गैस अपवर्तित हो गया, तो इसको गैस जल का अपवर्तनांक कहा गया है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं माध्यम 1 है जहाँ पर गैस वायु है और ये माध्यम 2 है, तो देखिए यहाँ पर N21 ऐसे लिख सकते हैं, फिर गैस N और N2/N1। तो गैस इसका जो मान है तो वो 1.33 है, तो ये बताया गया है यहाँ पर, या फिर N21 का मान ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। और देखिए गाइस ये N21 को यहाँ पर देखिए जल का अपवर्तनांक बताया गया, तो इसको हम लोग NW से भी दर्शा सकते हैं। N21 जल के लिए गाइस NW, और गाइस ये NW तब होगा जब गाइस जो प्रकाश है तो वो वायु से जल में आपतित हो, तो उस स्थिति में ही NW हम लोग लिखेंगे। फिर देखिए गाइस निर्वात या वायु, तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, निर्वात में, क्योंकि गैस वहाँ पर कण वगैरह रहते नहीं है, इजीली गैस प्रकाश घूमते रहेगा। फिर गैस देखिए पूरा फैल जाएगा, आराम से फैल कर बैठे रहेगा। फिर देखिए वायु में, तो वायु में जो अपवर्तनांक होता है तो वो सबसे कम होता है, क्योंकि गैस वहाँ पर प्रकाश का चाल ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम गया इस कारण। फिर देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए गाइस सबसे पहले समझते सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। तो सघन का मतलब होता है गाइस पूरा सामने सामने, अगर हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं गैस ठोस ले लिया और गैस द्रव ले लिए, तो क्या होता है जो ठोस होता है गैस उसका कण काफ़ी सामने सामने होता है, तो इस कारण उस ठोस को हम लोग सघन कह सकते हैं। जबकि गैस जो पानी होता है तो उसका कण सघन ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहता है, तो इस कारण इसको हम लोग विरल कहेंगे। और गैस सबसे ज़्यादा विरल माध्यम तो है गैस, क्योंकि उसका कण काफ़ी दूर दूर है। तो देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो गैस एक ऐसी स्थिति हमें समझना है। देखिए ये मान लेते हैं गैस कांच है और गैस यहाँ पर मान लेते हैं वायु है, तो गैस जब कांच से प्रकाश वायु में जा रहा हो तो देखिए हम लोग ऐसे मानते हैं, तो पहले पढ़ लेते फिर गैस मानेंगे। देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब, तो गाइस जो प्रकाश है तो वो अभिलंब की ओर झुकता है। तो देखिए यहाँ पर वही मान लेते कांच है गाइस, और कांच लिख देते हैं और यहाँ पर वायु है,
और नीचे भी वायु है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मान लेते प्रकाश गाइस आपतित हुआ, फिर गाइस ये अपवर्तित होगा। तो देखिए यहाँ पर अभिलंब बना देते पहले। तो गाइस ये अभिलंब हो गया। तो देखिए जब ये अपवर्तित होगा तो गाइस यहाँ पर जो प्रकाश है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है। तो देखिए ऐसे क्यों होता है? तो गाइस वायु क्या है? तो ये विरल माध्यम है, मतलब गाइस यहाँ पर काफ़ी जगह है, आराम से प्रकाश फैला हुआ रहेगा। जबकि गाइस जो कांच है तो वो सघन माध्यम है, तो गाइस इस कारण वो थोड़ा झुक जाएगा। तो गाइस वही बताया गया है, जब गाइस प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उस स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि गैस विरल माध्यम में उसे तो काफ़ी जगह मिल रहा रहता है, जबकि गैस सघन माध्यम में उसका जगह का कमी हो जाता है, तो इस कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा थोड़ा। फिर गैस यही प्रकाश नीचे तक आएगा, यही सेम प्रकाश सीधा लाइन में। और फिर गैस ये देखिए ये यहाँ पर आपतित हुआ मान लेते हैं, और गैस ये वायु में फिर निकल जाता है। तो पहले अभिलंब बनाएंगे इसके लिए भी। तो गाइस ये सीधा तो नहीं बन रहा है। तो ये मान लेते गाइस अभिलंब है, और देखिए इस बिंदु पर आकर, इस आपतन बिंदु पर आकर ये गाइस फैल जाएगा ये प्रकाश। यहाँ पर देखिए झुका हुआ था और यहाँ पर फैल गया। तो गाइस यहाँ पर क्यों फैला? क्योंकि इसको जगह ज़्यादा मिल गया। फिर से ये वायु में आ गया, और वायु क्या है? विरल माध्यम है, जगह ज़्यादा है, फिर से ये फैल गया। तो वही बताया गया है, और इससे गाइस क्या पता चलता है? ये अभिलंब से दूर हट गया है। तो वही गाइस यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो गाइस प्रकाश का किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे कि गाइस जब प्रकाश उस कांच से वायु में आ रहा था तो गाइस ये अभिलंब से दूर हट जा रहा था। फिर जब गैस प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, वायु से गैस जब कांच में वो प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो गैस इस चित्र में भी वैसे ही दिखाया गया है। ये देखिए अभिलंब है ये दोनों, और देखिए गैस ये प्रकाश का किरण है, ऐसा आपतित हुआ, फिर गैस ये झुक गया थोड़ा अभिलंब की ओर। फिर गैस यहाँ पर ये वाला सतह पर ये आपतित हो गया फिर से। फिर गैस ये वायु में इस सतह से गया, देखिए इस सतह के बाद ये वायु में चल गया। तो इस पॉइंट में गैस क्या हुआ? ये फैल गया, तो अभिलंब से दूर हट गया। देखिए यहाँ पे लिखा है वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। फिर देखिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो गैस जो सघन माध्यम है तो उसका जो अपवर्तनांक होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस इसमें, क्योंकि देखिए हाँ सघन माध्यम में कण काफ़ी सामने सामने होते हैं, तो इस कारण प्रकाश का चाल काफ़ी कम रहेगा। प्रकाश का चाल कम है तो गैस अपवर्तनांक ज़्यादा है। और गैस विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, क्योंकि गैस विरल माध्यम में प्रकाश का चाल काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण गैस इसका अपवर्तनांक कम है। फिर देखिए सघन माध्यम को हम लोग प्रकाशिक सघन माध्यम भी कह सकते हैं, और विरल माध्यम को हम लोग प्रकाशिक विरल माध्यम भी कह सकते हैं। तो गैस फिर से वही हम लोग डेफिनेशन की ओर जाते हैं अपवर्तन का, जो हम लोग पढ़े थे। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी संचरण की दिशा में परिवर्तन आता है। तो गैस वही वायु लिए है और ये कांच है। तो गैस जब वायु से कांच में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, सेम रास्ता में नहीं रहता है। देखिए इस ड्राइंग को समझना है। यहाँ से ये गैस आपतित हुआ, फिर गैस अपवर्तित ऐसा अभिलंब की ओर झुक गया, जबकि गैस इसको पूरा सीधा जाना चाहिए था, सीधा गया नहीं, क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गया। तो गैस देखिए ये जो आपतित किरण है तो ये सीधा नहीं गया, तो इस कारण गैस इसको हम लोग
डॉटेड लाइन से बनाया है, मतलब गैस सीधा जाना चाहिए था पर ये सीधा नहीं जाकर झुक जाता है। फिर देखिए इस बिंदु पर, देखिए गाइस इस बिंदु पर अगर हम लोग देखते हैं इस बिंदु पर, तो गैस इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे झुक कर जाना चाहिए था। तो गैस ये झुक कर नहीं गया बल्कि गैस फैल जाएगा। तो इस कारण झुकने की दिशा में गैस हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे और जहाँ पर ये फैल जा रहा है तो उसको गैस ऐसे नॉर्मल लाइन से दर्शाएंगे। और गैस ये है अभिलंब, जिसको गाइस यहाँ पर n कॉमा n डैश दिया गया है नाम, और नीचे में m कॉमा m डैश। तो गाइस अभी हम लोग प्रश्न को करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। पेज नंबर 160 में दिया हुआ है आपका किताब का 160। तो देखिए गाइस पहला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये उत्तल दर्पण है। तो गैस यहाँ से प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, और गैस जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में तो वो इस दिशा में बनता है, एक्स अक्ष की दिशा में। तो इस कारण गैस और इसी अक्ष में ही गैस क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी होता है। तो इससे गैस पता चलता है ये एक अक्ष में है, तो इस कारण गैस जो फोकस दूरी होगा या फिर गैस जो वक्रता त्रिज्या होगा तो वो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक्स अक्ष में है। तो गैस देखिए अभी निकालते हैं। तो देखिए आर दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर लिख देंगे हम लोग। और गैस हमें पहले से पता है जो फोकस दूरी आने वाला है तो वो धनात्मक ही होगा। तो देखिए आर बराबर में पढ़े थे 2f होता है, फिर गाइस f बराबर में r बटा 2 हो जाएगा, नीचे में जाएगा 2 तो r बटा 2, तो r क्या है 32, तो 32 बटा 2 तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो गाइस अगर इसकी जगह पर अवतल दर्पण दिया रहता तो उस स्थिति में क्या होता, देखिए अगर इसकी जगह पर अवतल दर्पण दिया रहता तो फिर से गाइस हम लोग बनाएंगे एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष, और गाइस ये बन गया अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र भी इधर होता है, मुख्य फोकस भी इधर होता है। तो इस कारण गाइस यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस फोकस दूरी है तो वो भी क्या बनेगा, तो वो भी गैस ऋणात्मक होगा। तो इस कारण गैस हम लोग उस अगर अवतल दर्पण लिखा रहता है यहाँ पर उत्तल दर्पण की जगह तो उस स्थिति में हम लोग आर लेते हैं -32 सेंटीमीटर, और गैस फिर हम लोग फोकस दूरी निकालते हैं, आर बटा 2 तो -32 सेंटीमीटर बटा 2 तो -16 सेंटीमीटर इसका आंसर होता तब। पर गैस चूंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया गया है तो इस कारण इसका आंसर 16 सेंटीमीटर होगा। दूसरा प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है। तो देखिए गाइस अवतल दर्पण बोला है तो ये दर्पण है, यहाँ पर बनाते हैं एक्स अक्ष और एक्स डैश, और गाइस इसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। फिर देखिए गाइस यहाँ पर क्या बताया गया है, इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गाइस एक बीम रखा गया है, ये क्या है बीम है। तो गाइस यहाँ पर पूछा गया है जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं प्रतिबिंब बन रहा है गाइस, तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो ये पूछा गया है। और गाइस ये भी बता दिया गया है जो प्रतिबिंब है तो वो अपना बिंब से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस इससे पता चलता है कि यहाँ पर आवर्धन दे रखा है, आवर्धन। तो गाइस आवर्धन को हम लोग m से दर्शाते हैं, तो ये 3 दे रखा है, और यहाँ पर गैस हम लोग -3 लिखेंगे क्योंकि गैस यहाँ पर अवतल दर्पण का बात किया गया है।
तो इस कारण यहाँ पर -3 लिखेंगे। और गैस हमें पता है, देखिए अवतल दर्पण, तो यहाँ पर गैस जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा आवर्धन में माइनस का निशान लगाते हैं। तो इस कारण m बराबर में -3 लिखेंगे। फिर गाइस देखिए यहाँ पर दिया गया है बीम का दर्पण से दूरी। फिर से गाइस बनाते उसी चित्र को। यहाँ पर बीम है और यहाँ पर गैस एक्स डैश अक्ष है, और गैस देखिए बीम एक्स डैश अक्ष पर है, तो इस कारण दर्पण से इस बीम का दूरी भी हम लोग किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो इस कारण गैस -10 हो जाएगा। वैसे तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे u बराबर में -10 सेंटीमीटर। फिर गैस अभी हम लोग निकालेंगे, जैसे कि गैस हमें पता है m बराबर में होता है -v/u, और गैस h डैश बटा h होता है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए m -3 है, -v लिख देंगे। फिर गैस u है 10, -10 सेंटीमीटर। तो देखिए गैस -3 बराबर में -v/-10 सेंटीमीटर। फिर गैस इस 10 को 3 के पास ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो -v बराबर में -3 गुना -10। तो गैस देखिए माइनस माइनस अगर गुना होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा गाइस। तो देखिए फिर -v बराबर में ये प्लस हो जाएगा, 3 गुना 10 क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 हो जाएगा 30। और गैस इस माइनस को अगर हम लोग इस तरफ लाएंगे तो आंसर हो जाएगा v बराबर में -10 सेंटीमीटर। तो देखिए गैस यहाँ पर गैस आपका किताब में पेज नंबर 164 में सारणी 9.3 दिया गया है। तो इसमें गैस देखिए टेबल में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए पहला तो गैस द्रव्यात्मक माध्यम है, फिर अपवर्तनांक दे रखा है सभी का। तो वायु का अपवर्तनांक गैस 1.0003 होता है। फिर गैस बर्फ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.31 होता है। फिर गैस उसी प्रकार जल, अल्कोहल सभी का अपवर्तनांक दे रखा है। फिर गैस देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का है 2.42। और गैस इसमें से इम्पॉर्टेंट बता देते हैं जो गैस आप लोग याद कर सकते हैं। एक तो वायु है, फिर गैस है क्राउन कांच, और फिर गैस हीरा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और पानी का, हाँ और एक पानी का, तो पानी का भी गैस इम्पॉर्टेंट है 1.33। तो गैस जो बताए तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका अपवर्तनांक आप लोग याद कर सकते हैं। तो गैस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।